असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सी ऐसी बात कही कि आपको ऐसा लगा वो आरएसएस के हैं, हमेशा आपकी सपोर्ट करी, हमेशा दीन को दुनिया को साथ लेकर चले। और मेरा दीन कहता है कि जो पक्का दीन होगा, दीन में शामिल होगा, इस्लाम में शामिल होगा। दीन और सियासत एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप दीन में अगर हैं तो सियासत भी आपको साथ लेकर चलनी होगी। तो उत्तर प्रदेश के मेरे बहन भाइयों, अगर अभी भी तुमने अकल ना खोली, अभी भी तुमने दूसरों के लिए दरियां बिछाई, दूसरों को प्रमोट करा, दूसरों के दुम छल्ले बने, दूसरों से जलील हुए, दूसरों पे फूल मालाएं फेंकी, तो आप याद करना कि इस बार इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इस बार फिर दंगे होंगे। और दंगों में क्या होगा? जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, क्या हुआ था जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे? ये इनकी चाल है, ये स्ट्रैटेजी है इनकी कि ये मुसलमान सोसाइटी में आग लगा देते हैं, मुसलमान सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, और फिर जब पूरी जगह ध्वस्त हो जाती है, फिर मुसलमानों को झुग्गी झोपड़ियों में लाकर डाल दिया जाता है। और फिर वो सारी जिंदगी उसी नाली, उसी गटर, उसी स्लम्स एरिया में बिजली पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाते। ना स्कूल होता, ना कुछ होता। और इस बात की मिसाल मुजफ्फरनगर दंगे हैं, और भी बहुत सारे दंगे हैं, मेरठ दंगे हैं। तो ये आप पे स्टेप बाय स्टेप अटैक कर रहे हैं। मैं लगातार आपसे फिर भी यही कह रही हूं कि अभी भी अकल के नाखून लो। जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का ये आरएसएस का एजेंट यूपी में एंट्री कर रहा है, तो समझ लो ये आपसे डर गए, ये आपकी पावर से डर गए, ये मुसलमानों की 125 सीटों से डर गए जो आपके हाथ में, और जिनका आप फैसला कर सकते हैं। आप अगर चाहें आज भी मीम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। कुछ भी हैं आपके नेता हैं, कुछ भी हैं आपके लिए बात करते हैं, कुछ भी हैं आपके हक के लिए लड़ते हैं, कुछ भी हैं आपके लिए आवाज उठाते हैं। तो बिहार में जिन्होंने अपनी हार देखी है, तेजस्वी ने देखा है कि किस तरह 20 सीटों में से ओवैसी साहब 5 सीटें ले गए, तो वही डर इनको अब उत्तर प्रदेश में सता रहा है कि अगर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गए तो ये मुसलमान वोट हमारे हाथ से निकल जाएगा, 125 सीटें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और मैं इसी वजह से आपको लगातार अपडेट दे रही हूं कि एक हो जाओ, तमाम बुद्धिजीवी यूपी में मीटिंग्स करें, अपने अपने इलाकों में एक कैंडिडेट उतारें और कहें हम इसी को वोट देंगे। अपना वोट बटने मत दे, क्योंकि जहां भी मुस्लिम बहुबली इलाका होगा वहां पर कांग्रेस भी मुसलमान खड़ा करेगी, ओवैसी साहब तो मुसलमान खड़ा करेंगे ही करेंगे, यादव भी मुसलमान खड़ा करेंगे, मायावती भी मुसलमान खड़े करेंगे, और 4-5 चवन्नी चोर जो हैं वो आजाद होकर वोट काटेंगे। और फायदा किसको होगा? सीधा बीजेपी को फायदा होगा। और असल में बीजेपी की जो बी टीम है वो ओवैसी साहब नहीं, अगर आप देखें या तो वो आजाद साहब हैं या वो मायावती जी, क्योंकि ये दोनों वोट काटने वाले हैं और ये दोनों दलितों का वोट बंटवाएंगे। और पूरा का पूरा अगर कुछ होगा, मायावती खुद कह चुकी हैं कि मैं अखिलेश यादव को हरवाने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाऊंगी। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए कि उनके हालात किस तरह है। मुसलमान हैंडीकैप्ड की तरह होता है। भारत का मुसलमान 70 साल से या 75 साल से एक अपाहिज वाली जिंदगी जी रहा है। जब इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी आती है, मुसलमान को अल्लाह बनाकर गोद में झूले झुलाना शुरू कर देती है, लोरियां सुनानी शुरू कर देती है। और जैसे ही इलेक्शन होते हैं आप उनको वोटिंग कर देते हैं, फिर आपको रेंगने के लिए 5 साल सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। आपकी मॉब लिंचिंग होती है, आपके धर्मगुरु चुप रहते हैं, आपकी बेटियों को मारा पीटा जाता है, आप चुप रहते हैं, आपकी मस्जिदों को टारगेट करा जाता है, आपके तमाम धर्मगुरु चुप रहते हैं। और ये तमाम पार्टी जिनको आपने चुना होता है ये भी चुप रहती है। आपके कलामे पाक को टारगेट करा जाता है, ये चुप रहते हैं। आपके मजहब को टारगेट करा जाता है, ये चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते? क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान बेवकूफ होता है। जब इलेक्शन आएगा 1 साल पहले फिर हम इनको बेवकूफ बनाकर वोट ले लेंगे। तो ये तमाम राजनीति, ये तमाम पॉलिटिक्स यूपी के मुसलमानों को समझनी चाहिए। एक नहीं 125 सीटें आपके हाथ में। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश का नसीब बदल सकते हैं। यही वजह है कि पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट के साथ इस वक्त यूट्यूब मैनेजमेंट भी पूरी की पूरी लगा दिया है ओवैसी के पीछे, कि बस
ओवैसी के पीछे रोटियां सेको, ओवैसी को बदनाम करो, ओवैसी पे रोटियां सेको, ओवैसी को बी टीम, सी टीम, डी टीम बताओ। ओवैसी साहब तो बी टीम के थे। तो ऐसी कैसी बी टीम है कि जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ये बी टीम सबसे आगे आती है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के हक में बोलती है। जब एनआरसी पास हुआ था, लागू हुआ था, तो पार्लियामेंट के इजलास में वो कौन नेता था जिसने एनआरसी का बिल फाड़ा था? बताइए कौन नेता था? ओवैसी साहब थे, जिन्होंने बोला था जय भीम जय मीम, और ये कह के उन्होंने एनआरसी की कॉपियां फाड़ दी थी। अब मायावती जी जो हमेशा बीजेपी की गोद में रहती हैं, सबसे ज्यादा उड़द चावल अगर किसी के पेट में बनना है तो वो मायावती जी के पेट में बनना है। उनको ये लग रहा है कि मैं इस बार फिर मुसलमानों को बेवकूफ बनाऊंगी और कहूंगी मुसलमानों मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बेटी, आओ मेरे लिए दरियां बिछाओ, आओ मेरे पे वोट बैंक लुटा दो। इनको लगता है मुसलमान तो बेवकूफ होता है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वहां पर हमेशा मुसलमान अब तक बेवकूफ बनता चला आया, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने दस्तक दी तो इन सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हमारी मायावती जी हो, सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए। इनको लग रहा है अगर 125 सीट में से जो मुस्लिम बहुमत इलाका है, अगर वहां पर ओवैसी साहब ने 100 बंदे भी खड़े कर दिए तो क्या होगा? ये मुसलमान जो हमारे लिए दरियां बिछाते हैं, हम जो यादव मात्र 7-8% हैं, हम जो ठाकुर मात्र 6-7% हैं, और हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ जाते हैं। अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आ गए और मुसलमानों की पहली पसंद बन गए तो क्या होगा? आप भी सोचिए क्या होगा कि अब जैसे ही ओवैसी साहब ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ूंगा तो इनके हाथों से तोते फाख्ते उड़ने शुरू हो गए, क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में 125 सीटें ऐसी हैं जहां का फैसला जो है, वहां का वोटर बैंक 100% मुस्लिम है। और मुस्लिम सीट जो है वहां पर, या मुस्लिम परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में 22% वोट जो है वो मुसलमानों के पास है। यादवों के पास कितना है? मात्र 8%। दलितों के पास कितना है? सारा ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलाकर 19%। और मुसलमान आज तक क्या कर रहा है? वहां दरियां बिछाता है। सीएम किसके बनते हैं? नेता किसके बनते हैं? मिनिस्टर किसके बनते हैं? कभी तो दलित समाज से बनते हैं, कभी यादव समाज से बनते हैं। अखिलेश यादव जी आते हैं तो उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? उन्होंने अगर डेवलपमेंट दिया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया, लड़कियों के लिए सोचा, लड़कियों को स्कॉलरशिप दी, सब दिया। लेकिन क्या उनके राज्य में मुसलमान मंत्री बने, अच्छी पोस्ट पर गए? कोई फाइनेंस मिनिस्टर बना, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना? नहीं बना। या उप मुख्यमंत्री बना? नहीं बना। क्या मुलायम सिंह यादव के राज्य में बना? नहीं बना। मैं आपके दिमागों में वो बता रही हूं जो फतूर ये आपके दिमागों में भर रहे हैं कि ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम। अगर ओवैसी साहब संवैधानिक तरीके से कोई बात करते हैं, आप हमेशा देखिए कोई भी भारत में मॉब लिंचिंग होती है, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन देता है? ओवैसी साहब देते हैं। कोई भी गलत कानून पास होता है, सबसे ज्यादा चीखम चिल्ली कौन मचाता है? ओवैसी साहब मचाते हैं। कोई भी कुछ चीज होती है पार्लियामेंट में, उस इशू को कौन लेकर जाता है? ओवैसी साहब लेकर जाते हैं। आप बताइए और कोई मुस्लिम नेता लेकर जाता है? अभी यहाँ पर दहाड़ी काटी गई, लोनी में मुसलमान आदमी की, अब्दुल समद नाम के आदमी की मॉब लिंचिंग करी गई। क्या मुलायम सिंह ने कुछ बोला? क्या अखिलेश ने कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने कुछ बोला? क्या किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बोला? या किसी मुसलमान रहनुमा ने, या मजहबी रहनुमा ने, हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ बोला? किसने बयान दिया? सबसे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने वालों की गुंडागर्दी को बर्दाश्त का सतरंगा सलाम। पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आज मैं अमन रिजवी आपके सामने बात करने आई हूँ मीम पार्टी के सरबराह ओवैसी साहब की। हालांकि मैं लगातार आपसे ये कहती हूँ कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं कहीं से नहीं हूँ, कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत अजीब तरह से इस वक्त ओवैसी साहब को जिसको देखो अपनी रोटियां चमका रहा है, अपने चैनल चमका रहा है, अपनी नफरतें परोस रहा है, और नाम सिर्फ एक यूज़ कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी।
तमाम यूट्यूबर इस होड़ में हैं कि हम किस तरह ओवैसी का नाम लेके बस किला फतह कर लें, और वो तमाम यूट्यूबर जो ओवैसी साहब को किसी भी तरह बीजेपी की बी टीम बनाने की होड़ में इस तरह लगे हुए हैं, मानो ज़रा सी भी चूक हुई, अगर उन्होंने ज़रा सा भी ओवैसी साहब को डिस्कस करना छोड़ दिया तो मानो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएंगे। लेकिन वो तमाम यूट्यूबर, चाहे आर्टिकल 19 हो, चाहे अभिसार सर हो, ये भूल जाते हैं कि जनाब आपका यूट्यूब चैनल जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है उनमें 80% लोग मुसलमान हैं, क्योंकि जितने गोबर भक्त हैं, जितने और लोग हैं, वो आज भी स्ट्रीम चैनल का मुजरा देख के ज़बरदस्त तरीके से ताता थैया करते हैं। तो आपका यूट्यूब मुसलमानों की वजह से चल रहा है। आपको चाहने वाले, आपको सुनने वाले तमाम के तमाम आपके सब्सक्राइबर मुसलमान हैं, और आप जो इस वक्त ओवैसी साहब को किसी भी तरह बी टीम बनाने की होड़ में लगे हुए हो बीजेपी की, तो वहाँ आप कामयाब नहीं होंगे। जैसे आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी बिहार जाते हैं, बिहार में तैयारी करते हैं, इलेक्शन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ से यादव जो हैं वो जितने भी वो यादव थे, चाहे वो पप्पू यादव हों, चाहे वो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे हों, वो इनके हाथों से तोते उड़ जाते हैं। इनको लगता है कि भाई अगर ओवैसी यहाँ आ गया तो कहीं मुस्लिम वोट डाइवर्ट ना हो जाए। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को थोड़ी इज्जत दिया करते थे, लेकिन जैसे ही लालू चारे घोटाले में जेल जाते हैं, तो जब उनका बेटा बिकम एक लीडर बनकर आता है तेजस्वी यादव, तो ये मुसलमानों को अपनी एक जेब में समझता है, दलितों को दूसरी जेब में समझता है, तो मुसलमानों को इतना सा भी मुंह नहीं लगा था। ओवैसी साहब ने वहाँ लगातार इनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी, बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने गठबंधन को साफ मना कर दिया, क्योंकि तेजस्वी अगर बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया तो वहां उसका गुरूर था जो उसको लेकर डूबा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आज बिहार में नीतीश सरकार ने बल्ले बल्ले कर रखी है। डेवलपमेंट वाकई अगर कर रखा है तो वो नीतीश सरकार ने कर रखा है। वो अलग बात है कि हम नीतीश सरकार को भी कटहरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुटरगू बीजेपी से करी और सरकार बनाई। अब जब तेजस्वी वहां पर हार जाते हैं और हमारे ओवैसी साहब या हम सब के ओवैसी साहब या बीजेपी की बी टीम 5 सीट निकाल लेती है 20 सीट में से, तो तमाम लोगों के हाथों से तोते उड़ जाते हैं और उनको लगता है कि ओवैसी साहब हैदराबाद छोड़ के अगर बिहार आ गए तो हो सकता है वो बंगाल भी जाएं, हो सकता है वो उत्तर प्रदेश भी जाएं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको मालूम हो कि भारत में नियर अबाउट 35 करोड़ मुसलमान हैं और उनमें से 60% से ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में रहते हैं, और यहीं पे सारी राजनीति होती है। तो जब ओवैसी साहब ने बिहार में 5 सीटें जीती, तो अब तेजस्वी को ये लगा कि ओवैसी साहब उसके पैरों में झुकेंगे और उससे कहेंगे ले भाई 5 सीट ले ले और सरकार बना ले। ओवैसी साहब ने ऐसा करा नहीं, क्योंकि जब गठबंधन के लिए प्रेशराइज करा जा रहा था तो तेजस्वी ने किसी को मुंह नहीं लगाया। जब मुंह की खाई चारों खाने चित हो गया किससे? नीतीश सरकार से, तो इसको ओवैसी याद आए। और जब ओवैसी साहब ने सपोर्ट नहीं करा तो इन्होंने क्या कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है। जबकि आपको अगर पता हो लालू प्रसाद को जेल से बाहर निकालने की जो डीलिंग करी गई थी, और वो मैंने लाइव में बोली थी जिस वक्त बिहार में इलेक्शन थे, कि वो डीलिंग करी गई थी। तेजस्वी ने 5 आरएसएस के नेताओं को टिकट दिया था, उस शर्त पे टिकट दिया था कि इनकी डीलिंग हुई थी अंदर खाने आरएसएस से कि हम लालू यादव को बाहर निकाल देंगे, और आज लालू यादव बाहर हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की। मैं लगातार आपसे कह रही हूं मुझे पॉलिटिक्स में इतना सा भी ना तो इंटरेस्ट है ना शायद नॉलेज है, लेकिन जितनी मेरे पास बुद्धि है और मैं यूज करती हूं वहां तक मुझे नजर आता है कि अब जैसे ही ओवैसी साहब ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ूंगा, तो इनके हाथों से तोते फाख्ते उड़ने शुरू हो गए, क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में 125 सीटें ऐसी हैं जहां का फैसला जो है, वहां का वोटर बैंक 100
100% मुस्लिम है और मुस्लिम सीट जो है वहां पर या मुस्लिम परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में 22% वोट जो है वो मुसलमानों के पास है। यादवों के पास कितना है? मात्र 8%। दलितों के पास कितना है? सारा ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलाकर 19%। और मुसलमान आज तक क्या कर रहा है? वहां दरियां बिछाता है। सीएम किसके बनते हैं? नेता किसके बनते हैं? मिनिस्टर किसके बनते हैं? कभी तो दलित समाज से बनते हैं, कभी यादव समाज से बनते हैं। अखिलेश यादव जी आते हैं तो उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? उन्होंने अगर डेवलपमेंट दिया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया, लड़कियों के लिए सोचा, लड़कियों को स्कॉलरशिप दी, सब दिया। लेकिन क्या उनके राज्य में मुसलमान मंत्री बने, अच्छी पोस्ट पर गए? कोई फाइनेंस मिनिस्टर बना, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना? नहीं बना। या उप मुख्यमंत्री बना? नहीं बना। क्या मुलायम सिंह यादव के राज्य में बना? नहीं बना। अब मायावती जी की तरफ आ जाते हैं। मायावती जी जो खुद को कहती है मैं दलितों की नेता हूं, वो अलग बात है कि जब भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में दलितों पर जुल्म होता है तो मायावती जी अपने हाथ खड़े कर लेती हैं और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। क्योंकि जुल्म करने वाली सरकार कौन है? ठाकुरों की सरकार। अखिलेश यादव को तो खैर ये दुश्मन मानती ही हैं, लेकिन अब जो सरकार है वो किसकी सरकार है? योगी महाराज की सरकार है। और जनाब हमारी दीदी ने, हमारी मायावती बहन जी ने तो यहां तक कह दिया, अगर अखिलेश यादव को हराने की जरूरत पड़ी तो मैं पूरी की पूरी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाऊंगी। और उसका उदाहरण अभी बहन जी ने दिया। जैसे आपको पता है 2-3 दिन पहले यूपी में जितने भी जिला पंचायत की इलेक्शन हुए थे, इनका एक लीडर चुना जाना था, इनका एक अध्यक्ष चुना जाना था, तो मायावती जी ने हाथ खड़े कर दिए, बीजेपी से सेटिंग कर ली कि मैं नहीं खड़ी होती, तुम सारे के सारे अध्यक्ष बीजेपी के बना लो। हुआ ये। और जहां पर दूसरी पार्टी के, चाहे वो यादव समाज पार्टी के हों या अखिलेश यादव के हों या दूसरी लोग पार्टी के हों, वो जो खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने गुंडागर्दी से उनको रोक लिया। ठीक, मैंने गलत बोला? नहीं बोला। अब मायावती जी जो हमेशा बीजेपी की गोद में रहती हैं, सबसे ज्यादा उड़द चावल अगर किसी के पेट में बनना है तो वो मायावती जी के पेट में बनना है। उनको ये लग रहा है कि मैं इस बार फिर मुसलमानों को बेवकूफ बनाऊंगी और कहूंगी मुसलमानों मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बेटी, आओ मेरे लिए दरियां बिछाओ, आओ मेरे पे वोट बैंक लुटा दो। इनको लगता है मुसलमान तो बेवकूफ होता है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वहां पर हमेशा मुसलमान अब तक बेवकूफ बनता चला आया। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने दस्तक दी तो इन सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हमारी मायावती जी हो, सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए। इनको लग रहा है अगर 125 सीट में से जो मुस्लिम बहुमत इलाका है, अगर वहां पर ओवैसी साहब ने 100 बंदे भी खड़े कर दिए तो क्या होगा? ये मुसलमान जो हमारे लिए दरियां बिछाते हैं, हम जो यादव मात्र 7-8% हैं, हम जो ठाकुर मात्र 6-7% हैं, और हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ जाते हैं। अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आ गए और मुसलमानों की पहली पसंद बन गए तो क्या होगा? आप भी सोचिए क्या होगा। क्या होगा? इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर ना सही, उप मुख्यमंत्री आपका होगा, मुस्लिम समाज से होगा। यही वजह है कि पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट के साथ इस वक्त यूट्यूब मैनेजमेंट भी पूरी की पूरी लगा दिया है ओवैसी के पीछे, कि बस ओवैसी के पीछे रोटियां सेको, ओवैसी को बदनाम करो, ओवैसी पे रोटियां सेको, ओवैसी को बी टीम, सी टीम, डी टीम बताओ। आप बताइए, जब बंदा कोई पार्टी बनाता है, क्यों बनाता है? ओवैसी साहब ने अगर कोई पार्टी बनाई और जो नेशनल पार्टी बन गई, तो क्या ओवैसी साहब ने घुइयां छिलने के लिए बनाई थी कि जी वो हैदराबाद के शेर बन के रहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, वो बंगाल नहीं जाएंगे, वो बिहार नहीं जाएंगे, वो दिल्ली नहीं जाएंगे, और जहां से वो जाएंगे वहां पर हम उनको आरएसएस का एजेंट बता देंगे, मोदी जी की बी टीम बता देंगे। तो भाइयों और बहनों, इस चीज को आप समझिए। मैं ना ओवैसी साहब की तारीफ कर रही हूं, ना मैं कांग्रेस की तारीफ कर रही हूं, ना मैं अखिलेश की बुराई कर रही हूं, ना मैं ममता जी को बुरा कह रही हूं, ना मैं मायावती जी को बुरा कह रही हूं। मैं आपके दिमागों में वो बता रही हूं जो फतूर ये आपके दिमागों में भर रहे हैं कि ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम। अगर ओवैसी साहब संवैधानिक तरीके से कोई बात करते हैं, आप हमेशा देखिए कोई
भी भारत में मॉब लिंचिंग होती है, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन देता है? ओवैसी साहब देते हैं। कोई भी गलत कानून पास होता है, सबसे ज्यादा चीखम चिल्ली कौन मचाता है? ओवैसी साहब मचाते हैं। कोई भी कुछ चीज होती है पार्लियामेंट में, उस इशू को कौन लेकर जाता है? ओवैसी साहब लेकर जाते हैं। आप बताइए और कोई मुस्लिम नेता लेकर जाता है? अभी यहाँ पर दहाड़ी काटी गई, लोनी में मुसलमान आदमी की, अब्दुल समद नाम के आदमी की मॉब लिंचिंग करी गई। क्या मुलायम सिंह ने कुछ बोला? क्या अखिलेश ने कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने कुछ बोला? क्या किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बोला? या किसी मुसलमान रहनुमा ने या मजहबी रहनुमा ने या हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ बोला? किसने बयान दिया? सबसे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने वालों की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अब मैं आपको और पीछे लेकर चलती हूँ। आपको याद होगा मैं भी गई थी मेवात में, आसिफ नाम के लड़के की मॉब लिंचिंग हुई। मैं भी वहां गई थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे वहां जाने से मना करा था, मत जाओ तुम्हारी जान को खतरा है। तो वहां भी सबसे पहला स्टेटमेंट किसने दिया? वही बी टीम आरएसएस के एजेंट ने मुसलमानों के फेवर में स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों पे इस तरह का जुल्म नहीं सहा जाएगा, इस तरह मॉब लिंचिंग नहीं सहा जाएगी। ओवैसी साहब तो बी टीम के थे। तो ऐसी कैसी बी टीम है कि जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ये बी टीम सबसे आगे आती है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के हक में बोलती है। जब एनआरसी पास हुआ था, लागू हुआ था, तो पार्लियामेंट के इजलास में वो कौन नेता था जिसने एनआरसी का बिल फाड़ा था? बताइए कौन नेता था? ओवैसी साहब थे, जिन्होंने बोला था जय भीम जय मीम, और ये कह के उन्होंने एनआरसी की कॉपियां फाड़ दी थी। 3 तलाकों का बिल पास होता है, पहले कांग्रेस उस पर स्टडी करती है और बिल्कुल लाकर लगा देती है। क्योंकि अगर आपको याद हो, शाहबानो केस था, शाहबानो को तलाक हो जाती है, उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है, उस वक्त राजीव गांधी थे, और फिर 3 तलाकों का एक पूरा का पूरा कानून बना दिया जाता है और रख दिया जाता है सजा के कि जब हम देखेंगे उसको लागू कर देंगे। फिर बीजेपी सत्ता में आ जाती है और बीजेपी ये कानून लागू कर देती है। आप बताइए क्या 3 तलाकों का कानून लागू होना चाहिए था? 3 तलाकों का कानून शायद आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ क्या है। अगर आप, मेरा हस्बैंड, सपोज दैट मेरा हस्बैंड, मैं मुस्लिम समाज से, मुझे तलाक दे देता है और मैं पुलिस के पास जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी, तो सरकार कहती है तुम्हें तलाक नहीं हुई और मेरे हस्बैंड को पकड़कर जेल में डाल देती है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए डाल देती है और कहती है जमानत भी नहीं होगी। अब 3 साल तक मेरे बच्चे मैं कहां पर पलेंगे? वो खर्चा भी मेरा शौहर देगा जिसको मैंने जेल में डलवा दिया। 3 साल बाद मेरा शौहर आता है और फिर सरकार कहती है कि नहीं, इसको तलाक नहीं हुई, ये बीवी तुम्हारी ही है। तो किस मर्द में ऐसा जिगरा होगा कि वो अपनी बीवी के साथ रहेगा जिसने उसको जलील करा और जेल की हवा खिलाई? उस एक तलाक पर पूरे 150 लोग डिस्टर्ब हुए, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले, ननिहाल वाले, दधियाल वाले, खुद वो औरत और उसके बच्चे। तो मोदी जी ने मुसलमानों को ये गिफ्ट दिया था, 3 तलाकों के नाम पे मुसलमानों को बर्बाद करा था। मोदी जी को अगर बड़ा लेबर पेन आ रहा था बीजेपी को, तो बनाती कानून, बनाती जहेज पे कानून बनाती। जहेज में कितनी लड़कियां जलती हैं, कोई कानून नहीं बनाया। और अब ये जितने ड्रामेबाजी है, मॉब लिंचिंग के बारे में चल रहा है कि क्या मॉब लिंचिंग में कोई कानून बना? कुछ नहीं बना। हम ना बीजेपी के खिलाफ हैं, ना हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना हम अखिलेश के खिलाफ हैं, ना हम मायावती के खिलाफ हैं, ना हम ममता के खिलाफ हैं। मैं हमेशा हक का साथ देती हूँ, आपको अवेयर कराती हूँ कि आप दिमागों के ढक्कन खोलिए और देखिए आपके साथ कितना जबरदस्त षड्यंत्र करा जा रहा है। और ये तमाम लोग अब हिंदू बनकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर चीखम चिल्ली बना रहे हैं। जो कल तक यादव होते थे, कल तक ठाकुर होते थे, कल तक दलित होते थे, कल तक आदिवासी होते थे, आज यही यूट्यूब पर आकर तमाम के तमाम हिंदू बन गए हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं और इकलौते असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का बंदा है और ये यूपी में 100 सीटों पर लड़ रहा है। कोई राजभर साहब भी हैं यूपी से, वो जो सन 2019 में बीजेपी के साथ थे, यानी वो बी टीम नहीं है जो बीजेपी के अंदर रहती है फिर बीजेपी को छोड़ देती है, तो ये दूध के धुले बन जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन भी नहीं करा, हमेशा अगर उनके फादर को कंगाल कर देखें कि उनके फादर का गठबंधन अगर कभी रहा तो कांग्रेस के साथ रहा, और आज उनको बी टीम किसका बताया जाता है? बीजेपी की।
अभिसार साहब एक हैं, बड़ी फैन हूं मैं उनकी, बड़ी इज्जत से उनको सुनती थी, लेकिन बड़ा अजीब लगता। अभिसार शर्मा एक रिपोर्टर हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, डिफरेंट चैनल पे जाकर अपने इंटरव्यूज भी सेल आउट करते हैं। तो आजकल वो भी ओवैसी साहब के पीछे पड़े हुए, फरमाते हैं ओवैसी साहब के अकाउंट कंगाले जाएं, उनके पास इतना पैसा आता कहां से है। तो जरा जाकर कोई अभिसार साहब को समझाए कि ये वही हैदराबाद है जहां के नवाब हैदराबाद ने 15 टन सोना सरकार को उस वक्त दिया था जब चाइना से जंग थी 61 या 62 में, और आज तक दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी वही है। 15 टन सोना ख्वाब में भी आया। तब तो ये सारे नारंगी कुत्ते, तमाम गुफा की औलादे नहीं आए कि कठ मुल्लो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने 15 टन सरकार को डोनेट कर दिया। तब संघियों ने क्या करा था भारत के लिए। तो नवाब हैदराबाद के खानदान से ताल्लुक है ओवैसी साहब का, जिनके अकाउंट कंगालने की बात की जा रही है। और दूसरी बात, सवाल तो ये भी बनता है, जितने चड्डीधारी हैं इनकी औकात नहीं, 2-2 रुपए पर कमेंट रहते हैं, तो क्या इनके डेटे कंगालने की बात कभी किसी चैनल वाले ने करी? कभी किसी ने कहा कि आरएसएस के अकाउंट कंगाले जाएं? कभी किसी ने कहा फूटे मुंह, किसी ने कहा कि आरएसएस पे बैन करा जाए? किसी ने कहा कि आरएसएस की गतिविधियां जो है हमेशा भारत के अगेंस्ट चलती हैं? किसी ने पूछा कि नागपुर की जो नाजायज औलादे, इनका खर्चा पानी कहां से चल रहा है? खाते किसके कंगाले जाएंगे? कठमुल्लाओं के, आपके, हमारे, ओवैसी साहब के। तो सुधर जाओ मेरे यूपी वालों, इलेक्शन है, अभी भी समझ जाओ कि तुम्हारा वोट मोदी के वोट के बराबर है। तुम्हारा वोट वही वैल्यू करता है जो मोदी जी का है, जो योगी का है, जो अखिलेश का है, जो मुलायम का, तमाम लोगों का वोट जो इक्वल है वो भी तुम्हारा भी उतना ही इक्वल है, चाहे तुम झुग्गी झोपड़ी में रहते हो। तो 125 सीटों का जो करनी धरनी है या हिसाब किताब है वो तुम्हारे हाथ में। तुम यूपी की दिशा दुर्दशा दोनों बदल सकते हो, और यही वजह है कि इनके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो गए। हाय, अगर ओवैसी आ गया तो कहीं ये 70, 80 या 90 सीट ना निकाले और हमारा घंटा ना बजा दे। जो मुसलमान हमारे लिए दरिया बिछाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, कहीं वो कामयाब ना हो जाए। आप देखिए, रावण 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 करके एक आए, चंद्रशेखर आजाद, बिहार गए थे बेचारे, पप्पू को हरवा कर आ गए, अपने आप तो बाद में जीतते। चंद्रशेखर आजाद ऐसी पनौती साबित हुए कि बेचारे पप्पू यादव जो बिहार के मसीहा थे, बिहार के लिए इतना खर्च करते थे, ऐसी पनौती साबित हुए कि पप्पू यादव भी अपना एमएलए वाली सीट नहीं बचा पाई। ये तो बात में खाता खोलते। तो क्या यूपी वालों ने सवाल करा कि जब यूपी में दलितों की एक पार्टी ऑलरेडी है नहीं है, मायावती बहन जी, मायावती की इतनी बड़ी बसपा पार्टी है, तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बनी? करा आपने सवाल। और तमाम की तमाम बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की दरियां उठाने वाले, चंद्रशेखर आजाद को शेर बनाने वाले, चंद्रशेखर आजाद को फंडिंग करने वाले आप ही बेवकूफ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो चंद्रशेखर के आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं, और वो फकर से मूछे मरोड़ के कहते आई एम ग्रेट चमार। ये है आपकी औकात। अपने लिए आप कुछ नहीं करते, ना अपने लीडरों को प्रमोट करते हैं, आप हमेशा दूसरों के दुम छल्ले बनते हैं। और अल्लाह ताला खुद यही वाली बात कहता है, मैं बार बार ये शेर पढ़ती हूं, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। तो जब आप दूसरों के परों से उड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही छपाक धूल धपड़धुस होंगे, ऐसे ही जमीन बोस होंगे, ऐसे ही लोग आप पे आएंगे, आपके नेताओं पे लाइव बनाएंगे, बी टीम बताएंगे। आपका कोई भी नेता उठने की कोशिश करेगा, आरएसएस का एजेंट बताकर उसको धपड़धुस कर देंगे, और इसमें आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। तमाम उम्मत में, तमाम चरिंदों में, परिंदों में, दरिंदों में आपको सबसे ज्यादा अकल दी। क्या आप अपनी अकल यूज करते हैं? सवाल ही नहीं उठता। भारत का मुसलमान तो अकल यूज करता ही नहीं है, ये अपनी अकल गिरवी रख देता है, बाद में किस्तों में उधार लेकर आता है और फिर सोचता है कि हाँ
सही है। ओवैसी को कह रहे हैं आरएसएस का एजेंट, हाँ होगा, ऐसे थोड़े कह देंगे अभिसार सर, ऐसे थोड़े कह देगा आर्टिकल 19 वाला, ऐसे थोड़े कह देगी ममता, ऐसे थोड़े कह देगी माया, ऐसे थोड़े कह देगा अखिलेश। अपनी अकल नहीं लड़ाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सी ऐसी बात कही कि आपको ऐसा लगा वो आरएसएस के हैं, हमेशा आपकी सपोर्ट करी, हमेशा दीन को दुनिया को साथ लेकर चले, और मेरा दीन कहता है कि जो पक्का दीन होगा, दीन में शामिल होगा, इस्लाम में शामिल होगा। दीन और सियासत एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप दीन में अगर हैं तो सियासत भी आपको साथ लेकर चलनी होगी। तो उत्तर प्रदेश के मेरे बहन भाइयों, अगर अभी भी तुमने अकल ना खोली, अभी भी तुमने दूसरों के लिए दरियां बिछाई, दूसरों को प्रमोट करा, दूसरों के दुम छल्ले बने, दूसरों से जलील हुए, दूसरों पे फूल मालाएं फेंकी, तो आप याद करना कि इस बार इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इस बार फिर दंगे होंगे, और दंगों में क्या होगा, जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, क्या हुआ था जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। ये इनकी चाल है, ये स्ट्रैटेजी है इनकी कि ये मुसलमान सोसाइटी में आग लगा देते हैं, मुसलमान सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, और फिर जब पूरी जगह ध्वस्त हो जाती है, फिर मुसलमानों को झुग्गी झोपड़ियों में लाकर डाल दिया जाता है, और फिर वो सारी जिंदगी उसी नाली, उसी गटर, उसी स्लम्स एरिया में बिजली पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ना स्कूल होता, ना कुछ होता। और इस बात की मिसाल मुजफ्फरनगर दंगे हैं, और भी बहुत सारे दंगे हैं, मेरठ दंगे हैं। तो ये आप पे स्टेप बाय स्टेप अटैक कर रहे हैं। मैं लगातार आपसे फिर भी यही कह रही हूं कि अभी भी अकल के नाखून लो। जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का ये आरएसएस का एजेंट यूपी में एंट्री कर रहा है, तो समझ लो ये आपसे डर गए, ये आपकी पावर से डर गए, ये मुसलमानों की 125 सीटों से डर गए जो आपके हाथ में, और जिनका आप फैसला कर सकते हैं। आप अगर चाहें आज भी मीम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। कुछ भी हैं आपके नेता हैं, कुछ भी हैं आपके लिए बात करते हैं, कुछ भी हैं आपके हक के लिए लड़ते हैं, कुछ भी हैं आपके लिए आवाज उठाते हैं। तो बिहार में जिन्होंने अपनी हार देखी है, तेजस्वी ने देखा है कि किस तरह 20 सीटों में से ओवैसी साहब 5 सीटें ले गए, तो वही डर इनको अब उत्तर प्रदेश में सता रहा है कि अगर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गए तो ये मुसलमान वोट हमारे हाथ से निकल जाएगा, 125 सीटें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और मैं इसी वजह से आपको लगातार अपडेट दे रही हूं कि एक हो जाओ, तमाम बुद्धिजीवी यूपी में मीटिंग्स करें, अपने अपने इलाकों में एक कैंडिडेट उतारें और कहें हम इसी को वोट देंगे। अपना वोट बटने मत दे, क्योंकि जहां भी मुस्लिम बहुबली इलाका होगा वहां पर कांग्रेस भी मुसलमान खड़ा करेगी, ओवैसी साहब तो मुसलमान खड़ा करेंगे ही करेंगे, यादव भी मुसलमान खड़ा करेंगे, मायावती भी मुसलमान खड़े करेंगे, और 4-5 चवन्नी चोर जो हैं वो आजाद होकर वोट काटेंगे। और फायदा किसको होगा? सीधा बीजेपी को फायदा होगा। और असल में बीजेपी की जो बी टीम है वो ओवैसी साहब नहीं, अगर आप देखें या तो वो आजाद साहब हैं या वो मायावती जी, क्योंकि ये दोनों वोट काटने वाले हैं, और ये दोनों दलितों का वोट बंटवाएंगे। और पूरा का पूरा अगर कुछ होगा, मायावती खुद कह चुकी हैं कि मैं अखिलेश यादव को हरवाने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाऊंगी। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए कि उनके हालात किस तरह है। मुसलमान हैंडीकैप्ड की तरह होता है। भारत का मुसलमान 70 साल से या 75 साल से एक अपाहिज वाली जिंदगी जी रहा है। जब इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी आती है, मुसलमान को बनाकर गोद में झूले झुलाना शुरू कर देती है, लोरियां सुनानी शुरू कर देती है, और जैसे ही इलेक्शन होते हैं आप उनको वोटिंग कर देते हैं, फिर आपको रेंगने के लिए 5 साल सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। आपकी मॉब लिंचिंग होती है, आपके धर्मगुरु चुप रहते हैं, आपकी बेटियों को मारा पीटा जाता है, आप चुप रहते हैं, आपकी मस्जिदों को टारगेट करा जाता है, आपके तमाम धर्मगुरु चुप रहते हैं, और ये तमाम पार्टी जिनको आपने चुना होता है ये भी चुप रहती है। आपके कलामे पाक को टारगेट करा जाता है, ये चुप रहते हैं। आपके मजहब को टारगेट करा जाता है, ये चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान बेवकूफ होता है। जब इलेक्शन आएगा 1 साल पहले फिर हम इनको बेवकूफ बनाकर वोट ले लेंगे। तो ये तमाम राजनीति, ये तमाम पॉलिटिक्स यूपी के मुसलमानों को समझनी चाहिए। एक नहीं 125 सीटें आपके हाथ में हैं। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश का नसीब बदल सकते हैं। आप चाहें तो इंशाल्लाह इस दफा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना सही तो अगर उप चीफ मिनिस्टर तो हो सकता है,
मतलब वाइस चीफ मिनिस्टर तो हो ही सकता है, अगर वैसे मुख्यमंत्री ना बने तो उप मुख्यमंत्री तो बन ही सकता है। हिंदी बोल बोल के इंग्लिश मिस हो जाती है, उर्दू बोल बोल कर हिंदी मिस हो जाती है। मेरी हिंदी बेहद खराब है, मुझसे नहीं बोली जाती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी बहुत अच्छे से बोलूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी बोलूँ। तो ये लाइव मेरा आपको इसीलिए दिखाने के लिए था, आपकी आंखें खोलने के लिए था कि तमाम मीडिया पर, स्ट्रीम मीडिया पर, तमाम यूट्यूब मैनेजमेंट इस वक्त ओवैसी साहब के खिलाफ एक एजेंडा चला रही है कि उन्हें किसी भी तरह बीजेपी का एजेंट बना के मुस्लिमों को वर्गलाया जाए और मुस्लिम वोट को या तो यादवों की तरफ ट्रांसफर करा जाए, या दलितों की तरफ ट्रांसफर करा जाए, या बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करा जाए। अब आपको समझना है, क्योंकि आप अक्ल शऊर रखते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में अपने हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, अपनी बेटियों की हिफाजत चाहिए, अपनी मस्जिदों की हिफाजत चाहिए, अपने कलाम पाक की हिफाजत चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत चाहिए। तो आप किसको चुनते हैं, ये वाली बात आपको खुद सोचनी चाहिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आप तमाम लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है, मैं एक आवाज हूं, एक सच की आवाज हूं, स्टडी करके आपके पास आती हूं, विद फैक्ट आपसे बात कहती हूं। अगर लाइव अच्छा लगता है तो प्लीज इसको हाथ के हाथ अगर शेयर करते हैं तो इसकी रीच बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा पेज इस वक्त ओपन है, लेकिन मेरा अकाउंट ये सरकार लगातार ब्लॉक करके रखती है, क्योंकि इसको पता है कि मेरी आवाज इंटरनेशनल आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह 80 या 90 मुल्कों में मेरी वीडियो जाती है, मेरा लाइव जाता है, इसलिए सरकार मुझसे बहुत डरती है, मेरे अकाउंट को बार बार बेमकसद ब्लॉक कर देती है। और अभी भी मेरा अकाउंट ब्लॉक है, लेकिन उसके बावजूद मैं लगातार आपके सामने आती हूँ, आवाज उठाती हूँ, आपको जगाने की कोशिश करती हूँ और कहती हूँ हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा नजर आना भी चाहिए। हम जिंदा कौम है, नहीं तो हमारा हाल ऐसा ही होगा जैसे आप देखो हर तरफ मॉब लिंचिंग का बाजार गर्म है। और कल किस तरह बिहार में एक मुस्लिम औरत को मॉब लिंचिंग करके मारा गया, उसकी बेटी के साथ गलत हरकत करी गई, उसके भतीजे को मारा गया, उसके घर में आग लगा दी गई। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी एक ट्रैक पर नहीं आए, अभी भी माला की तरह एकजुट नहीं हुए, अभी भी आप सिर्फ मुसलमान ना बने, आप आदियानी, कादियानी, फादियानी, देवबंदी, बरेलवी, इन तमाम झमेलों से निकलकर सिर्फ मुसलमान नहीं बने, तो ये तमाम के तमाम ये वोट के भूखे तमाम ये कसाई नुमा पार्टियां आपको आएंगी और इसी तरह हलाल कर करके आपको खाती रहेंगी और आपको बर्बाद करती रहेंगी। जबकि आप मेजोरिटी में, आप इसी तरह दरिया बिछाते रहना और इसी तरह गुलामी के आगे सर झुकाते रहना और ये चीफ मिनिस्टर बनाते रहें, अपने मिनिस्टर बनाते रहें, आपको जलील करते रहें, आपको देशद्रोही बनाते रहें और कोई सिंगल आवाज उसके खिलाफ नहीं उठती। तो